बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर तलबा। बेटा, हमारे जो आर्टिकल चल रहा था इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, तो इसमें हम यूनिट नंबर 25 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें 25.2 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो नया आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं वो है 25.3 आर्टिकल, यूज़ ऑफ डायनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, कि डायनोमीटर जो है वो एज ए वोल्ट मीटर कैसे काम करता है। उसके लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि व्हेन डायनोमीटर इज यूज्ड एज वोल्ट मीटर देन फिक्स्ड कॉइल्स एंड मूविंग कॉइल्स इज कनेक्टेड इन सीरीज बट अ हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कॉइल्स। तो कहता है कि जिस वक्त हमने एक डायनोमीटर को एज ए वोल्ट मीटर इस्तेमाल करना है तो उस वक्त कॉइल जो है, जो फिक्स कॉइल्स है और मूविंग कॉइल है, इनको तो आपस में सीरीज में जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो है वो लगा दी जाती है सीरीज में, इन तमाम कॉइल्स की सीरीज में विद कॉइल्स। दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड एंड सप्लाई वोल्टेज। तो उसके बाद इस पूरे कॉम्बिनेशन को सप्लाई के और लोड के पैरेलल में लगा दिया जाता है एज शोन इन फिगर। अब बेटा इस फिगर में देखें कि ये हमारे पास एज अ वोल्ट मीटर काम करेगी। अब यहाँ पे देखेंगे एक फिक्स कॉइल ये है, एक फिक्स कॉइल है, ये दोनों आपस में सीरीज में लगाई गई हैं और दिस इज योर मूविंग कॉइल। अब इस मूविंग कॉइल की सीरीज में कहता है कि एक हमारे पास मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस जो है वो हमने यूज किया है RSC, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को सप्लाई के साथ पैरेलल में जोड़ देंगे और ये लोड के भी पैरेलल में आ जाएगा। अब उस सूरत में क्या होगा कि जिस वक्त बेटा यहाँ से ये रेजिस्टेंस में से RSC में से करंट फ्लो करेगी तो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे, जो कि वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर होते हैं, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू IR के बराबर बन जाएंगे। तो लिहाजा ये जो मूविंग कॉइल है ये इन वोल्टेज को मेजर कर देगी। तो लिहाजा ये फिक्स कॉइल जो है इन वोल्टेज, जो जब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स आने शुरू करेंगे तो ये वोल्टेज ड्रॉप उतनी होंगे जितने कि यहाँ पे लोड के अंदर ड्रॉप होने हैं। तो लिहाजा यहाँ पे ये वोल्टेज के हिसाब से ये मूविंग कॉइल जो है वो ट्विस्ट कर जाएगी, जिसकी वजह से इसका पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्शन दे देगा और वो इतनी वोल्टेज देगा जितने यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं। तो ये हमारे पास डायनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर इस तरीके से काम करेगा। अगर पेपर में ये चीज़ आ जाए तो बेटा आपने इस तरह लिखने के बाद आपने ये फिगर जो है वो लाजमी ड्रॉ करनी होगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है 25.4 यूज डायनोमीटर एज अ वाट मीटर। अब वाट मीटर में देखें कि जिस वक्त आपने पावर मेजर करनी है, वाट जो है ये पावर की यूनिट है, तो जब पावर मेजर की जाते हैं तो पावर जो है वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिकल पावर, एज इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो आपको पता है कि पावर जो है P = VI का फार्मूला है, P = VI का फार्मूला है, जिसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट हासिल ज़रब होता है। देयरफॉर टू टाइप्स ऑफ कॉइल्स आर यूज्ड इन वाट मीटर। तो वाट मीटर के अंदर दो किस्म की कॉइल जो है बेटा वो इस्तेमाल की जाती हैं। वन इज पोटेंशियल कॉइल एंड द अदर इज करंट कॉइल। एक जो होगी वो पोटेंशियल कॉइल कहलाएगी और दूसरी जो है वो करंट कॉइल कहलाएगी। दिस द फिक्स्ड कॉइल्स आर यूज्ड एज करंट कॉइल। यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉइल्स होती हैं वो एज ए करंट कॉइल इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि मूविंग कॉइल जो है वो एज ए पोटेंशियल कॉइल इस्तेमाल की जाएगी एज शोन इन फिगर। अब इस फिगर में देखिए कि यहाँ पे ये फिक्स कॉइल है बेटा, ये फिक्स कॉइल है। ये दोनों फिक्स कॉइल चूंकि ये करंट कॉइल के तौर पे इस्तेमाल की जा रही हैं, तो लिहाजा इन दोनों कॉइल्स को लोड की सीरीज में लगाया गया है, यानी कि जो फिक्स कॉइल में से करंट फ्लो कर रही है सेम वही करंट जो है वो लोड में से भी फ्लो करेगी। सो पोटेंशियल कॉइल जो है, चूंकि ये मूविंग कॉइल को एज ए पोटेंशियल कॉइल यूज किए जा रहे हैं, तो लिहाजा इस कॉइल में से करंट को लिमिटेड करने के लिए ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे इसके सीरीज में लगा दी गई। यहाँ पे ये जो R है ये इस मूविंग कॉइल में से जो करंट गुजर रही है उसको इसने लिमिट किया हुआ है, दैट इज I2 को ये लिमिट करेगा। आर यूज्ड एज करंट कॉइल्स व्हाइल मूविंग कॉइल इज यूज्ड एज पोटेंशियल कॉइल as shown in figure. In this figure, a high value resistance is used for limiting the current of potential coil. जो पोटेंशियल कॉइल में से करंट गुजर रही है उस करंट को लिमिटेड करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस जो है वो लगा दी गई है। द पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस सप्लाई। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल कॉइल होगी, ये वाले पोटेंशियल कॉइल जो है वो सप्लाई के पैरेलल में आ जाएगी। द लोड करंट
पासिंग थ्रू दिस कॉइल। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जितनी भी लोड करंट होगी वो सारी की सारी इन्हीं कॉइल में से ही गुजर रही है। तो इधर से योर लोड करंट, ये वाली करंट आ रही है। अब ये करंट देखेंगे इस पॉइंट पे आके दो हिस्सों में तकसीम होगी, एक I1 की फॉर्म में और एक I2 की फॉर्म में, और इस पॉइंट पे आके ये दोनों करंट फिर दोबारा इकट्ठी हो जाती हैं। तो लिहाजा ये जो टोटल करंट आ रही है ये मूविंग कॉइल में से भी गुजर रही है और फिक्स कॉइल में से भी गुजर रही है। तो अब यहाँ जो फिक्स कॉइल का पैदा करता फ्लक्स होगा, यहाँ पे जो फिक्स कॉइल का पैदा करता फ्लक्स होगा वो करंट की वजह से पैदा हो रहा होगा, और मूविंग कॉइल का पैदा करता फ्लक्स जो है वो वोल्टेज की वजह से पैदा हो रहा होगा। तो लिहाजा यहाँ पे जो इसकी नीडल की डिफ्लेक्शन होगी, जो मूविंग कॉइल अगर आप इसको स्पिंडल पे लगा देते हैं तो यहाँ पे जो मूव करेगी वो इन करंट का और वोल्टेज का दोनों का हासिल ज़र्ब के बराबर होगा। नेक्स्ट आता है बेटा एरर्स ऑफ डायनोमीटर देयर रेमेडीज। ये 25.5 टॉपिक है हमारा। तो इसमें बेटा जो एरर्स आते हैं वो है फ्रिक्शन एरर्स, टेम्परेचर एरर्स, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर्स और इसके साथ फ्रीक्वेंसी एरर्स वो भी आते हैं। तो इसमें देखें पहले फ्रिक्शन एरर्स क्या आते हैं। एन एयर कोर इज यूज्ड देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक। कहते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप एयर कोर यूज करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बहुत कमजोर होता है। द लिमिटिंग करंट पासिंग थ्रू द मूविंग कॉइल, जिस वक्त लिमिटिंग करंट जो है वो कॉइल में से मूविंग कॉइल में से गुजरती है, हेंस मोर नंबर ऑफ टर्न्स आर यूज्ड। अब चूंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड बेटा वीक होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ड्यू टू दिस द वेट ऑफ मूविंग सिस्टम इज आल्सो इंक्रीज। अगर हम कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते हैं तो इसका मूविंग सिस्टम वो भी वजनी हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा फ्रिक्शन जो है वो और बढ़ जाएगी। हेंस द टॉर्क वेट रेशियो डिक्रीज। तो अब जब फ्रिक्शन इंक्रीज होती है तो टॉर्क वेट रेशियो जो है वो कम हो जाती है। वी कैन अवॉइड दिस एरर बाय यूजिंग गुड मटेरियल एंड बेटर डिजाइनिंग। अगर हम इसका बेहतरीन अच्छा मटेरियल और बेहतरीन डिजाइनिंग करके हम इस एरर से बच सकते हैं। नंबर 2 आता है बेटा टेम्परेचर एरर। मोर पावर लॉसेस ड्यू टू टेम्परेचर। दर्जे हरारत की वजह से बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो जाती है। व्हेन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल्स देन मोर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन हैपन। कहता है कि जिस वक्त करंट जो है वो इन कॉइल में से गुजरती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराना शुरू करते हैं तो उस वक्त हीट प्रोड्यूस हो जाती है, एंड मोर हीट प्रोड्यूस्ड। द कंट्रोलिंग स्प्रिंग स्ट्रेच्ड। तो कहते हैं कि जो कंट्रोलिंग स्प्रिंग्स हैं वो फैल जाते हैं। हेंस एरर अकर इन रीडिंग। तो जो हम रीडिंग ले रहे हैं उसमें नकाइस आना शुरू हो जाए, एरर आना शुरू होता है। फॉर अवॉइडिंग दिस एरर द करंट बिकम लिमिटिंग। तो पहला इसका है कि आप करंट को लिमिटिंग करें। 2 कंट्रोलिंग स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो 2 स्प्रिंग जो हम यूज करें स्पिनर के, एक ऊपर एक नीचे, 2 स्प्रिंग यूज करते हैं और दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो उसमें डेफिनेटली जिस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक स्प्रिंग बाहर को फैलेगा तो दूसरा जो है वो अंदर को सिकुड़ेगा। तो उस सूरत में क्या होगा कि यहाँ पे इस एरर से हम बच सकते हैं। नंबर 3 आता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड एरर। ये जो हमारे पास फिजाई मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है कि ज़मीन जो है हमारी एक नेचुरल मैग्नेट है। अगर ज़मीन के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो मौजूद होती हैं, तो द नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड अफेक्टेड ऑन इट। तो जो हमारा नेचुरल मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके ऊपर असरअंदाज होता है, हेंस एन एरर अकर। तो उस सूरत में भी हमारे पास एक एरर आ जाता है। प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट बाय यूजिंग मैग्नेटिक शील्ड। तो अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर मैग्नेटिक शील्ड या वो यूज कर दें जो कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को प्रोटेक्ट करेगी तो उससे आप इस एरर से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रीक्वेंसी एरर। By varying the supply frequency, the coil impedance also change। कहते हैं जब सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज तब्दील होती है तो उसके साथ साथ जो कॉइल की इम्पीडेंस है वो भी चेंज हो जाती है। Hence an error occur in reading। तो उसकी रीडिंग में एक फॉल्ट आ जाता है। In voltmeter by using swamp resistance and capacitor avoid this error। कहते हैं वोल्ट मीटर की सूरत में आप एक स्वैम्प रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर इस्तेमाल करके आप इस एरर से बच सकते हैं। इन एम्पेयर मीटर अवॉइडिंग दिस एरर बाय इक्वलाइजिंग द टाइम कांस्टेंट ऑफ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल। तो कहता है कि एम्पेयर मीटर की सूरत में आप
टाइम कांस्टेंट जो है दोनों कॉइल का, फिक्स कॉइल का और मूविंग कॉइल का, उनको आपस में इक्वलाइज करते हैं। अगर ये दोनों इक्वलाइज हो जाते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि आप इस फ्रीक्वेंसी एरर से बच सकते हैं। तो एम्पेयर मीटर में फ्रीक्वेंसी एरर से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि टाइम कांस्टेंट आपस में, यानी कि फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल के जो टाइम कांस्टेंट है उनका आपस में बराबर होना चाहिए। तो बेटा आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसको अपनी फेयर कॉपी के ऊपर नोट करें। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे डिस्कस कर सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।